नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीधा आपको देहरादून लिए चलते हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी छात्र छात्राओं के सम्मान समारोह में शामिल हुए हैं। इस दौरान वो संबोधन भी कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं अपने संबोधन में, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे शिक्षा के महानिदेशक श्री बंशीधर तिवारी जी, सीमा जौनसारी जी शिक्षा निदेशक, और इस कार्यक्रम में पधारे अमर उजाला के सभी हमारे अमर उजाला समाचार समूह से जुड़े हुए और आज जिनके निमित्त एक कार्यक्रम हुआ है, ऐसे मेरे सभी मेधावी प्रिय छात्र एवं छात्राएं एवं उनके माता पिता अभिभावक, आए हुए सभी हमारे अतिथिगण, उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं कल भी आप सब लोगों से मिला था और मन ही नहीं भर रहा आप लोगों से मिलकर जो है, और ऐसा लग नहीं रहा है कि कल भी मिले थे। आज लग रहा फिर नए तरीके से मिले हैं, क्योंकि मेरे मन में भी बड़ी उत्सुकता थी। कल का कार्यक्रम बहुत फॉर्मल नहीं था, एक अनौपचारिक जैसा कार्यक्रम था, सामान्य जैसा घर परिवारों में होता है। और सच बताऊं तो कल भी बहुत अच्छा लग रहा था और आज उससे भी ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज पिछले साल भी हम लोग अमर उजाला के इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, इसमें सभी को सम्मानित करने का अवसर मिला। मैं आज चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार शाम को उत्तराखंड शिक्षा परिषद की परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि परीक्षा के अंक लाने के साथ साथ ही ज्ञान प्राप्त करना भी महत्वपूर्ण होता है। प्रदेश में युवा पीढ़ी का बौद्धिक स्तर पर बहुत ऊंचा है और वे शिक्षा और खेलकूद दोनों में ही नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के छात्र छात्राओं की यह उपलब्धि सामान्य नहीं है, इसे बनाए रखना आसान नहीं है। छात्रों द्वारा स्वयं ही के लिए ऐसा बेंचमार्क बनाया गया। वहीं चंपावत जनपद के 2 दिवसीय जनपद भ्रमण कार्यक्रम के तहत चंपावत सर्किट हाउस पहुंचे, जहां पर प्रदेश की खेल एवं नागरिक मंत्री रेखा आर्य का पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार ढंग से स्वागत किया। इस दौरान मंत्री रेखा आर्य ने भूस्खलन की चपेट में आए परिवारों से मुलाकात कर उन्हें विस्थापन करने के लिए सहयोग राशि के चेक वितरित किए। इस दौरान मंत्री रेखा आर्य ने चंपावत जनपद के सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर जनपद में आपदा से संबंधित समस्याओं को सुना और उनके उपायों पर चर्चा की। हमारे सभी अधिकारी, चाहे वो आपदा प्रबंधन के अधिकारी हो या उससे संबंधित, चाहे वो पीडब्ल्यूडी के हो, एनएच के हो या पीएमजीएसवाई के हो या हमारे स्वयं आंगनबाड़ी केंद्र से संबंधित हमारे अधिकारीगण हो, डीपीओज हो, सभी से कहा गया है कि बिल्कुल सजग मोड में रहें। माँ की कृपा अभी तक बनी हुई, आगे भी बनी रहेगी, लेकिन सजगता बहुत जरूरी है। और आपदा के लिए, उसके प्रबंधन के लिए, उससे निपटने के लिए सरकार ने भरपूर पैसा दिया हुआ है। खबर देहरादून से है, जहां पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू हुए 3 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, जिसको लेकर केंद्रीय विद्यालय हाथी बटकला 2 में प्रेस वार्ता की गई, जिसमें वीएस डिप्टी कमिश्नर सुकृति रायवानी ने कहा कि 29 जुलाई को राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया गया, जो 3 साल पूरे होने पर जा रहे हैं। इन 3 वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन हुआ है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बच्चों के विशेष गुणों को निखारने का काम किया जा रहा है। कहना चाहिए
के राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 3 वर्ष पूरे होने को हैं और केंद्रीय विद्यालय संगठन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को क्रियान्वयन के लिए सभी कारगर कदम उठाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो विजन है, 21वीं सदी के लिए हमें बच्चे को तैयार करना है, इंटीग्रेशन ऑफ लोकल विद द ग्लोबल, और साथ ही साथ एक आत्मनिर्भर भारत के लिए तैयार करना। रटंत जो हमारी व्यवस्था चली आ रही थी उससे हट करके बच्चे को क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग के लिए तैयार करना। कारगर तरीके से फाउंडेशनल स्टेज से लेकर और आगे के जो क्रियाकलाप है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 2020 के तहत वो बिल्कुल लागू किए जा रहे हैं और इफेक्टिव उसके रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि फाउंडेशन अगर मजबूत है, जो हमारा FNL की बात करते हैं उसके हिसाब से तो हम मान के चलते हैं कि जो हमारे बच्चे अब आगे जाएंगे वो जो वैश्विक डिमांड की बात करते हैं, विश्व स्तर पर जो हमारी जरूरतें हैं और जो स्किल एजुकेशन की बात करते हैं, सेल्फ एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं, तो उसको पूरा करेगा। हमने आपको फोल्डर में रखी है और जो CBSE और सब ज्वाइंट वेंचर से केंद्रीय विद्यालय संगठन वहीं उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरक के बाद अब पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष खंडूरी का वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस के लिए अब मुसीबत खड़ी हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने पहले अपने वायरल वीडियो पर सफाई दी है और उसके बाद उन्होंने मनीष खंडूरी के वायरल वीडियो पर भी स्पष्टीकरण दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने साफ किया है कि दोनों ही वीडियो को एडिट किया गया है और उसके आगे का पार्ट नहीं दिखाया गया। हालांकि इस बीच बीजेपी के नेता कांग्रेस पर इन दोनों वायरल वीडियो को लेकर आक्रामक मोड में नजर आ रहे हैं। अच्छा भाई जी, आपने पूरा वीडियो देखा? कोई पेट को भी तोड़ के दिखाया जा रहा है। मनीष खंडूरी जी का ये कतई कथन नहीं था। उन्होंने कहा कि इसमें एक पार्ट काटा गया है। उनके शब्द थे कि जब मैंने देखा कि अंकिता के पिता के ऊपर भद्दी टिप्पणियां अपराधी कर रहे थे कोर्ट में, मेरा खून खौल उठा। आपका क्यों नहीं खौल रहा है? अच्छा भाई जी, आपने पूरा वीडियो देखा? कोई गलत है? नियमों को ताक पर रखकर ई रिक्शा संचालन करने वालों पर देहरादून आरटीओ ने कार्रवाई की है। देहरादून शहर के कई मुख्य मार्गों पर आरटीओ की 5 टीमें और 4 बाइक स्क्वाड तैनात थे, जिन्हें यह जिम्मा सौंपा गया था कि बिना लाइसेंस, बिना फिटनेस सर्टिफिकेट और बिना टैक्स जमा करने वाले संचालकों पर कठोर कार्रवाई की गई। साथ ही साथ ऐसे ही रिक्शा संचालकों पर कार्रवाई की गई और इसके साथ ही संचालकों पर कार्रवाई करने के बाद उन मार्गों पर अपने वाहन का संचालन करते हैं जहां पर ई रिक्शा का संचालन करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। वहीं इस दौरान आरटीओ द्वारा लगभग 100 चालान भी काटे गए। 30 ई रिक्शा को सीज किया गया। संभागीय परिवहन अधिकारी शैलेश तिवारी के अनुसार नियमों को ताक पर रखने वाले संचालकों पर किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। साथ ही इस प्रकार के अभियान लगातार जारी रहेंगे। ई रिक्शा की संख्या काफी ज्यादा शहर में बढ़ गई है। कई जगह ट्रैफिक जाम लगता उनसे है और कई लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं होने की शिकायत हुई है या किराया ज्यादा लेने की शिकायत है। इन सब चीजों को हम लोगों ने हमारे संज्ञान में पहले आ चुका है। हम लोग अभियान चलाते रहे हैं, लेकिन इस बार हम लोगों ने अभियान का स्तर बढ़ा दिया है। ज्यादा टीमें लगाई हैं, 5 टीमें हमारी लगी हुई हैं, 4 बाइक स्क्वाड्स को भी लगाया है। इस समय हम मौजूद हैं तहसील चौक देहरादून पर। पिछले दिनों हाल ही में हमने खबर भी एक बनाई थी रिक्शा को लेकर, जिसका संज्ञान जो है आरटीओ एनफोर्समेंट शैलेश तिवारी ने लिया है। उन्होंने जब हमने पूछा उनसे तो उन्होंने ये भी बताया कि ई रिक्शा के खिलाफ जो है अब शहर में लगातार अभियान चलेगा, क्योंकि ई रिक्शा हर जगह शहर में जगह जगह खड़ी होकर जाम लगाती है, जिसकी वजह से जो शहरवासी हैं वो परेशान नजर आते हैं। कहीं ना कहीं इसकी जो सफर करते हैं लोग, वह भी कहीं ना कहीं जल्दबाजी के चक्कर में चोटिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से शहरवासियों को जाम का सामना भी करना पड़ता है। इसी खबर पर जो शैलेश तिवारी है उन्होंने संज्ञान भी लिया था और हाल ही में उन्होंने कल, अगर हम बात करें तो उन्होंने कल 2 ई रिक्शा को जो है उनके चालान काटे हैं। साथ ही 27 ऐसे ई रिक्शा हैं जिनको सीज भी किया है, क्योंकि वह प्रतिबंधित मार्गों पर संचालित हो रही थी। ऐसे में परिवहन विभाग जो है कह रहा है कि लगातार इस अभियान को चलाया जाएगा ताकि जो ई रिक्शा है
वह नियमों का पालन करें। अब देखने वाली बात यह होगी क्या ई रिक्शा चालक इन नियमों का पालन कितने सही ढंग से करते हैं, यह भविष्य बताएगा। कैमरा पर्सन गौरव भट्ट के साथ अभिनव नायक, हर खबर, देहरादून। तो आरटीओ की ओर से विशेष चेकिंग करते हुए 5 टीमें गठित की गई थी और जिसमें 4 बाइकों को सीज किया है, चालानी कार्रवाई की गई है, जिसमें 30 से ज्यादा ई रिक्शाओं को भी सील किया गया है। बता दें कि इस दौरान पूरी तरह से चेकिंग की गई है। जो भी बिना फिटनेस, बिना कागजों के सड़कों पर वाहन उतरे थे, उन पर आरटीओ अधिकारी शैलेश तिवारी की तरफ से कड़े निर्देश दिए गए थे और ये कार्रवाई की गई है। 5 टीमें और 4 बाइक स्क्वाड तैनात किया गया था आरटीओ की ओर से और जो इस तरह की गतिविधियां हो रही थी उन पर रोक लगाने के लिए ये अभियान चलाया गया। खबर हल्द्वानी से है, जहां पर पूरा देश कारगिल दिवस मना रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ हल्द्वानी के एक पूर्व सैनिक परिवार ने सूबे की धामी सरकार के अधिकारियों पर भू माफियाओं से सांठगांठ का आरोप लगाते हुए आगामी 1 अगस्त से हल्द्वानी नगर निगम कार्यालय में आमरण अनशन पर बैठने की चेतावनी दी है। पूरा मामला हल्द्वानी शहर के पटेल चौक के पास का है, जहां पर सरकारी नजल भूमि पर किए गए भूमाफियाओं द्वारा अतिक्रमण पर ये परिवार आरोप लगा रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को हल्द्वानी में हुए एक अवैध निर्माण के संबंध में बताना चाहता हूं, जो विकास प्राधिकरण के कार्यालय से महज 200 मीटर दूरी पर है। मैंने स्थानीय स्तर पर सांठगांठ करके नजुल भूमि को बिना फ्रीहोल्ड कराए, बिना मानचित्र स्वीकृत कराए अवैध कॉम्प्लेक्स बनाकर करोड़ों रुपये में बेच दिया है। जो मेरे साथ एक ये अन्याय अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है, ये नजूल की भूमि में इनके द्वारा अतिक्रमण किया गया है और जिसकी मेरे पास सूचना के अधिकार से सब जानकारी है। इनके खुद कागजों द्वारा मुझे लिख के दिया जा रहा है कि सरकारी जमीन है, नजूल भूमि है और जो फ्री होल्ड के लिए आवेदनीय है और विकास प्राधिकरण कह रहा है कि इसमें नक्शा स्वीकृत नहीं है। तो सर मैं 3 साल से दर दर भटक रही हूँ। लगातार जो हमारे अध्यक्ष जी हैं और जिला अध्यक्ष जी हैं, ये लगातार सक्रिय हैं। हालांकि हम लोग टाइम तो देते हैं पर इनके बराबर टाइम नहीं दे सकते हैं। पर अगर ऐसी कोई बात रही, जो हमारी बहन है अभी अपनी समस्या को लेके आई हैं, इनकी रोजी रोटी के लिए भी इनका बड़ा संकट पैदा हो गया है और ये भाई साहब हैं, इतने लंबे टाइम से ये लोग संघर्ष कर रहे हैं। इन्होंने मुख्यमंत्री जी से बार बार बोला है, ऐसा तो नहीं है कि मुख्यमंत्री जी को मालूम नहीं होगा, और अभी भी ये उनसे रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं। वहीं हाईकोर्ट ने पूरे प्रदेश में राजमार्गों और सड़कों के किनारे से सरकारी और वन भूमि से अतिक्रमण हटाए जाने के आदेश दिए। अदालत ने सभी जिलाधिकारियों और प्रभागीय वनाधिकारियों के क्रियान्वयन के रिपोर्ट 4 सप्ताह के अंतर में पेश करने को कहा गया है। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघे एवं न्यायमूर्ति राकेश थपरियाल की खंडपीठ के सामने मामले की सुनवाई हुई। नैनीताल जिले के पदमपुरी और खोटानी में सड़क किनारे सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को लेकर प्रभात गांधी ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र लिखा था। हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस पत्र पर जनहित याचिका के रूप में सुनवाई की। पत्र में कहा गया कि पदमपुरी और खोटानी में राजमार्ग किनारे सरकारी और वन भूमि पर अतिक्रमण कर दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बनाए गए हैं, यहां तक कि मंदिर भी बनाए गए हैं। कोर्ट ने नैनीताल की डीएम वंदना समेत डीएम और डीएफओ को जांच के साथ ही अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने अनुपालन रिपोर्ट 4 सप्ताह में देने के लिए कहा है। निर्देशों उनके इसके साथ ही जब बरसात होगी है रेड अलर्ट
जो माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से निर्देश प्राप्त हुए हैं अतिक्रमण हटाने के संबंध में, उसके विषय में हम लोग सभी जगह सर्वे करा रहे हैं, स्टेट हाईवेज और एनएच इत्यादि का, वन विभाग और राजस्व विभाग एवं जो रोड एजेंसीज हैं उनकी टीम के साथ। जो भी अतिक्रमण इसमें स्थायी या अस्थायी प्रकृति के चिन्हित होंगे उन पर कार्रवाई करी जाएगी, उनको हटवाया जाएगा। पूर्व से भी अतिक्रमण हटाने का जो अभियान है वो जनपद में गतिमान है। विभिन्न विभागों की सार्वजनिक संपत्तियों से अतिक्रमण लगातार हटवाया जा रहा है। वो संबंधित खबर देहरादून से है, जहां पर नेपाल के राजनेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल उत्तराखंड पहुंचा। उत्तराखंड की यात्रा में पहले दिन नेपाली राजनेताओं के प्रतिनिधिमंडल दल ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की और उनसे प्रदेश की योजनाओं और केंद्र सरकार के किए जा रहे सराहनीय कार्यों पर चर्चा की। वहीं राजधानी देहरादून में जमीनों की धोखाधड़ी के मामले को लेकर सीएम को लंबे समय से शिकायत मिल रही थी। शिकायत के बाद सीएम के आदेश पर आज सब रजिस्ट्रार देहरादून रामदत्त मिश्रा को सस्पेंड किया गया है। इस मामले में सीएम ने कहा कि लंबे समय से शिकायतें आ रही थी कि जमीन में धोखाधड़ी की जा रही है। वहीं डोईवाला में भविष्य में एरो सिटी बनाए जाने की चर्चा इन दिनों जोरों पर है। बता दें कि इस मामले में डोईवाला में किसानों ने महापंचायत भी की थी। वहीं सीएम धामी ने इस मामले में बात करते हुए कहा कि अगर ऐसा कोई प्रोजेक्ट बनाया जाएगा तो पहले किसानों से बात होगी। एरो सिटी का कोई प्रस्ताव फिलहाल नहीं है। वहीं जब दिल्ली दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की बात पूछी गई तो सीएम धामी ने बताया कि यूसीसी के मुद्दे को लेकर बातचीत हुई है। एक ये बड़े गिरोह के रूप में और कई जगह पर जो रजिस्ट्री वाले रजिस्टर हैं, उन रजिस्टरों में कई जगह पर शिकायतें आई हैं कि उसके पन्ने बदल दिए गए हैं और जो असली जो उसका मालिक है उसका सारा डिटेल ही उसके अंदर से गायब कर दिया गया है। इसलिए इसमें एसआईटी का गठन किया है, एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है और मैंने स्वयं जाकर वहां पर देखा है। इस पर हम कड़ी कार्रवाई करेंगे जिससे कि उत्तराखंड के अंदर जो अपना अच्छे तरीके से रहने वाले लोग हैं, जिनकी अपनी जमीनें हैं, अपना पुराना जायदाद है, उस पर किसी प्रकार का कोई संकट ना आए, उन पर मन में किसी प्रकार का संदेह न हो, वो निश्चिंत होकर यहाँ रहें, इसकी व्यवस्था हम सुनिश्चित कर रहे हैं। हमारे पड़ोसी और मित्र राष्ट्र नेपाल के एक दल का पूरा एक उनका प्रतिनिधिमंडल यहाँ पहुंचा है, जो अनेकों जगह पर घूमने के बाद, लोगों से मिलने के बाद उत्तराखंड आया। आज हमसे भी उन्होंने मुलाकात की है, क्योंकि नेपाल और भारत दोनों में बहुत समानताएं हैं। हमारा रहन सहन, हमारी तमाम प्रकार की धार्मिक पद्धतियां हों या अन्य पद्धतियां हों, एक समान है। और उत्तराखंड के अंदर तो बहुत बड़ा भूभाग ऐसा है जहां की जो भारत नेपाल सीमा जहां मिलती है, वहां पर पूजा पद्धति भी एक जैसी है, रोटी बेटी का संबंध है। तो उस नाते उनकी और हमारी जो भविष्य की चुनौतियां एक समान है। इधर के सालों में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत तेजी से आगे बढ़ा है, तो उस प्रतिनिधिमंडल का यह भी मानना है, यह भी हमसे कहना है कि नेपाल को भी आगे बढ़ना चाहिए। हमने कहा है कि नेपाल को आगे क्या आपको लगता है कि आज जरूरत है भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए? देखिए, इसको जब इसके लिए कमेटी बनाई थी उस दिन सबसे पहले दिन मैंने कहा था कि हम उत्तराखंड में इसको लागू करने के लिए कमेटी का गठन करेंगे। और उसके पीछे हमने देखिए इस मामले में हमने सभी से कहा है कि उत्तराखंड सरकार की तरफ से एरो सिटी जैसा अभी कोई प्रस्ताव भारत सरकार को नहीं गया है। और हम कोई भी डेवलपमेंट का काम करेंगे, कोई भी विकास का काम करेंगे, तो उस क्षेत्र के जो किसान हैं, जिनकी भूमि पर वो बनना है या आगे के प्रस्ताव जाने हैं, जब तक उनकी सहमति नहीं होगी हम कोई प्रस्ताव आगे बढ़ाने वाले नहीं है। मैं किसान भाइयों से कहता हूं कि उनको किसी संदेह में, किसी चिंता में आने की आवश्यकता नहीं है। अब चलिए आपको सीधा देहरादून लिए चलते हैं, जहां पर छात्र छात्राओं के सम्मान में सीएम धामी ने कार्यक्रम में शिरकत की है और संबोधन में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। बात करें तो 12 बच्चों के 98% अंक हैं और इंटरमीडिएट स्तर पर 21 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 95% इससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। मैं आज के अवसर पर अपने सभी जो मेधावी
छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनसे यही कहना चाहूंगा कि परिश्रम का कोई विकल्प जीवन में नहीं होता है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि लाइफ में बहुत सारे शॉर्टकट हैं। लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं होता है, और ये केवल विद्यार्थी जीवन की बात नहीं है, क्योंकि इसके बाद आपको बहुत सारे नए आयामों को छूना है, नए विषयों को छूना है, नए नए क्षेत्रों में प्रवेश करना है। हर क्षेत्र में प्यारे बच्चों, आप सभी जो चुनौतियां जीवन में आने वाली हैं, अगर आप सब लोग आज से ही इस प्रकार से काम करेंगे, और मेरा मानना है कि शिक्षा में भक्ति जैसी सार्थकता होनी चाहिए। भक्ति जिसमें शक्ति होती है, और भक्ति से कुछ भी प्राप्त हो सकता है। अहंकार कदापि नहीं होना चाहिए। कई बार अहंकार हमको जो है बहुत नुकसान कर देता है, क्योंकि भक्ति के द्वारा रावण ने कैलाश पर्वत तक उठा दिया था, और अहंकार से वशीभूत होकर वो अंगद के पैर को भी नहीं हिला पाया था। और इसलिए अगर आपने ये सोच लिया कि अब तो 99% आ गए हैं, 98% आ गए हैं, 97 आ गए हैं, 96 आ गए हैं, 95 आ गए हैं, तो अब मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा मन में भाव आ जाएगा तो ये निश्चित मानिए कि आने वाले समय में आपको मुश्किल होगी। मैं आपसे स्पष्ट कहना चाहता हूं, और मैं यहां पर आया हूं आपके बीच में, तो जो मेरे जीवन का जितना मैंने कुछ थोड़ा बहुत जो भी सीखा है, वो मैं आप सबसे साझा करना चाहता हूं। मैं यहां पर कोई भाषण देने के लिए नहीं आया हूं। मैं जब भी विद्यार्थियों के बीच में जाता हूं, तब मुझे लगता है कि मैं भी अभी विद्यार्थी हूं, और ठीक है, मैं आपका जैसा विद्यार्थी तो मैं नहीं बन सकता हूं, धन सिंह जी भी नहीं बन सकते, और उदय जी भाई साहब तो बन ही नहीं सकते, क्योंकि ये हमसे पहले के विद्यार्थी हैं। लेकिन वैसे विद्यार्थी व्यक्ति पूरे जीवन भर रहता है, संपूर्ण जीवन भर, जब तक उसके जीवन का अंतिम दिन ना आ जाए, अंतिम क्षण ना आए, तब तक कुछ सीखता रहता है। लेकिन आपका जैसा विद्यार्थी अब हम लोग नहीं बन सकते। इस तरह से क्लास में नहीं बैठ सकते, इस तरह से शिक्षा प्राप्त करने के लिए नहीं जा सकते। इसलिए यह समय भी आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है। प्यारे बच्चों, यह जीवन की आपकी जो है पहली सीढ़ी है, और आगे जीवन की प्रत्येक सीढ़ी। चलिए, फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।